देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। पिछले साल हुए लोकसभा चुनावों में अपने सबसे खराब प्रदर्शन के बाद मंगलवार को कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में अपनी पार्टी द्वारा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया। पूरे दिन चले इस सम्मेलन की अध्यक्षता कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने की। इस सम्मेलन को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी संबोधित किया। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की आर्थिक नीतियों पर तीखा हमला किया गया और आरोप लगाया गया कि मोदी सरकार यूपीए सरकार की नीतियों को ही नए तरीके से पेश करके राजनीतिक रूप से उसका लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। साथ ही जिस तरह से सत्ता का केंद्रीयकरण किया गया है वह अपने आप में अभूतपूर्व है। इस सम्मेलन में कांग्रेस शासित 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। क्या था इस सम्मेलन का मकसद और इस तरह के सम्मेलनों के जरिए कांग्रेस पार्टी किस तरह लोगों का विश्वास हासिल करेगी, यही विषय आज हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता मीम अफजल, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव आरपी सिंह, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी और वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मीम अफजल साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा कि ये मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन करने का आइडिया आपको कहां से आया और इसका मकसद क्या है? देखिए, आइडिया तो कोई नहीं है, तो पहले भी ऐसा होता रहा है और अभी फिर ऐसा हुआ। और जाहिर है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट 1 to 1 सारे मुख्यमंत्रियों से ना सिर्फ ये कि बातचीत भी करना चाहती थी, बल्कि ये भी चाहती थी कि उनके अपने अपने प्रदेश में क्या हालात 1 साल के अंदर गुजरे हैं, उनकी क्या शिकायतें हो सकती हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो उन्होंने की हैं और कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको उनको लागू करने में परेशानी हो रही है। इस तरह की सब बातें जहन में रखते हुए ही मैं समझता हूँ इस सम्मेलन को बुलाया गया था और अभी तक तो ये चल ही रहा है। जी, आरपी सिंह साहब, इस सम्मेलन में जो कांग्रेस पार्टी ने अपने मुख्यमंत्रियों का बुलाया गया है, आपकी सरकार खास करके नरेंद्र मोदी सरकार पर काफी हमले किए गए हैं। कहा गया है कि साहब उन्हीं की पॉलिसीज जो थी यूपीए सरकार की, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, उसे रीपैकेज करके और आप उसका राजनीतिक रूप से लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अलावा अर्थव्यवस्था का बट्टा बैठा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मैं पहले तो इस बात से कि पहले भी ऐसे सम्मेलन होते रहे, मुझे तो याद नहीं पड़ता कांग्रेस का भी सम्मेलन हुए। हाँ, हमारे सम्मेलन जरूर होते रहे मुख्यमंत्रियों के। तो जहाँ ये कहते हैं कि हम इनकी नकल करते हैं, शायद ये शुरुआत इन्होंने यहाँ से करी है कि हम लोग मुख्यमंत्री के सम्मेलन पहले बुलाते थे, अब कांग्रेस ने बुलाने शुरू किए हैं। अच्छी बात है, अच्छी प्रथा है। अपने जहां आपकी सरकारें हैं वो कैसा काम कर रही हैं उनकी जानकारी प्राप्त करना अच्छी बात है, परंतु उनको केंद्र की सरकार के प्रति कहना कोई ऐसा नहीं है, कोई अभिप्राय ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं लगता कि कोई नई बात कह दी उन्होंने। वो ऑब्वियस कांग्रेस पार्टी से हैं, ऑपोजिशन पार्टी से हैं सेंटर के, तो सब कुछ ऐसा कहना बड़ी स्वाभाविक सी बात है, उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। परंतु उस आलोचना को आप कुछ बुरा नहीं मान रहे हैं उसका? नहीं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं तो ऑब्वियसली उनको तो कुछ ना कुछ केंद्र, और वो भी अपने अध्यक्षा के सामने और अपने उपाध्यक्ष के सामने बैठेंगे तो कुछ ना कुछ प्रकार तो बोलेंगे। परंतु जब वो प्लानिंग कमीशन की पहले मीटिंग्स में आते थे, जहाँ अब आते हैं, तब वो उस समय क्या कहते हैं 1 to 1 अलग बात होती है, पर अपने पार्टी के चीफ के सामने मुखिया के सामने बैठेंगे तो ऑब्वियसली उनकी भाषा और वो जिस ढंग से उन्होंने बोला वो कोई ऐसी बात नहीं जो बहुत कोई अलग हो। जी, विनोद शर्मा साहब, आप एक लंबे अरसे से कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं और अब 1 साल ये सत्ता से बाहर इधर हुई है 10 साल शासन में रहने के बाद में। अब जिस तरीके से ये गतिविधियां हो रही हैं और खास करके ये मुख्यमंत्रियों का जो सम्मेलन बुलाया गया है, इससे पार्टी क्या हासिल करना चाहती है? ये एक तो हम काफी समय से हर पॉलिटिकल पार्टी को देख रहे हैं, तो इसलिए काफी समय से भारतीय जनता पार्टी को भी देख रहे हैं, वाम दलों को भी देख रहे हैं और तीसरे मोर्चे को देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। देखिए, अभी कहा सिंह साहब ने और अफजल साहब ने भी जवाब कोई बहुत स्पष्ट नहीं दिया। 2002 में गुवाहाटी में चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस के, और वहां पर आरटीआई और मनरेगा का आइडिया मूट हुआ था। इसलिए मैं समझता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसने बड़ी मात खाई हो केंद्र की राजनीति में, अगर वो ये प्रदर्शित करती है जनता के समक्ष कि वो अभी भी 4 प्रांतों में राज्य में है, तो उसका एक राजनीतिक पहलू तो ये भी है कि इनसे उनके कार्डर्स की हौसला अफजाई होती है और जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनमें एक दूसरे से बात करने का और एक कलेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू बनाने का एक फोरम, एक प्लेटफॉर्म पार्टी उपलब्ध करवाती है।
आज जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस सोनिया गांधी का था उसमें उन्होंने कहा कि आप अपने अपने प्रदेशों में अपने अपने प्रोग्राम्स के अनुसार रणनीति बनाएं, क्योंकि हर प्रदेश में अलग अलग समस्याएं हैं। लेकिन कुछ मुद्दों पर एक राय उन्होंने जुटाने की कोशिश की। मिसाल के तौर पे उनका ये कहना कि हमारी जो पॉलिसीज हैं वो ये गवर्नमेंट चला रही है और उसमें भी वो सिलेक्टिव है, क्योंकि जीएसटी हमारी पॉलिसी थी, इंश्योरेंस में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी पॉलिसी थी, उन्होंने अपनाई। लेकिन कुछ पॉलिसियां ऐसी हैं जो जैसे लैंड से संबंधित पॉलिसी है, उसमें वो फेरबदल कर रहे हैं और ये बातें आप जनता तक पहुंचाएं। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री जो विदेशों में जाके उन्होंने कुछ विपक्षी दल पे कटाक्ष किया, उसके बारे में चर्चा हुई। मैं सिर्फ आपको विस्तार से बता रहा हूं कि जो वहां पर जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो कि विच सेट्स द टोन फॉर द डिस्कशन जी, कि उसमें ये बातें हुई। लेकिन मुख्यमंत्रियों का जो समागम है उसकी मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये 9 में से 2 स्टेट्स जो है उनमें इलेक्शन में जाना है आने वाले 2 अगले साल में जी। तो उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछना, मतलब कुल मिला के जो पार्टी औंधे पड़ी हुई थी 2014 में की कोशिश वो हरकत में आती हुई नजर आ रही है। यही इसका मैं समझता हूं मेन मैसेज है। प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी साहब, आप कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन से क्या निष्कर्ष निकालते हैं और जैसा विनोद शर्मा साहब ने कहा, क्या उससे सहमत है? देखिए, राजनीति में टाइमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो कांग्रेस करीबन 9 महीना चुपचाप रहा, उसके बाद हम देखते हैं राहुल जी का भी जो एक नया काइंड ऑफ पॉलिटिक्स असर्शन हम देखने लगे जी। और अब मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले ये सोच ले कि लोकतंत्र में विपक्ष की अब अपनी जगह होती है, इसलिए बोलते हैं हर मैजेस्टी इज अपोजिशन, तो इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। उन्होंने 3-4 चीजें जो कही मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उन्होंने रिमाइंडर दिया कि भारत एक कल्याणकारी राष्ट्र है और उसको लेके आप छेड़खानी नहीं कर सकते हो। जो आपका जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स है, जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, उसको आपको ठीक तरह चलाना है। दूसरा चीज उन्होंने ये कहा, जो जुडिशरी को भी जो सम्मान देते हुए जो ऑर्डिनेंस राज चल रहा है, जमीन की बात हुई है, उनके भी एक चेतावनी दी है। उन्होंने सिविल सोसाइटी की बात किया है और मुझे लगता है उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कहा, ये जो राज्य हैं इसमें बहुत सारे स्पेशल स्टेटस वाले हैं और स्पेशल स्टेटस वाले के लिए केंद्र का एक अलग सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनका जो पूरा खर्चा है, जो फाइनेंस है, उसका ज्यादातर केंद्र का दायित्व होती है और वो केंद्र के सपोर्ट बिना ठप हो जाती है। ये सारे लेके उन्होंने मुझे एक जो फ्रेमवर्क बनाया मुझे लगता है अच्छा है। उसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो केंद्र जितना अपना जो शक्ति है उसको जो केंद्रीभूत कर रहा है वो भी ठीक बात नहीं है। हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मुझे लगता है जो टर्की का जो चुनाव का जो नतीजा आया वो भी इसका बैकग्राउंड में था कि हमारी जो संविधान है, हमारी जो परंपरा है, उससे ज्यादा आप छेड़खानी करोगे तो उसका जो नतीजा आपके लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है। पीएम अफजल साहब, बहुत सारे सवाल हैं इस सम्मेलन को लेकर के, लेकिन अभी तो जो इसका फाइनल वो आएगा, इसके बारे में प्रेस रिलीज उसके बाद ही पता चल सकेगा कि किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई, क्योंकि जाहिर है वहाँ प्रेस को जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस आप करके पूरे देश भर में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, एक तो संकेत सबसे बड़ा ये है कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टी रही है और आज भी उसकी पोजीशन जो है वो अपोजिशन के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी ने, आपको याद होगा, काफ़ी प्रोपेगेंडा शुरू में ये किया था कि कांग्रेस मुक्त भारत हमको चाहिए, और आज जो कांग्रेस जिस शक्ल में आपके सामने आई है पिछले 3 महीने में, ख़ास तौर पे राहुल जी ने जब से बढ़कर के कुछ हिस्सा दूसरी तरह से लेना शुरू किया, जिसका नोटिस सारे मीडिया ने भी लिया, देश ने भी लिया, उसके बाद कांग्रेस के अंदर एक बिल्कुल एक नई ऊर्जा, एक नई जान, एक नई हरकत पैदा हुई है। और मैं समझता हूं कि अपोजिशन का स्ट्रांग होना हमेशा डेमोक्रेसी के लिए अच्छा होता है। मैं खास तौर पर एक पॉइंट की तरफ जिसका इशारा हमारे प्रोफेसर साहब ने अभी दिया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो सोनिया जी ने अपनी स्पीच में कहा
ये पहले 11 स्टेट्स ऐसी हैं जिनको स्पेशल स्टेट्स का दर्जा दिया गया था। प्लानिंग कमीशन खत्म होने के बाद वहाँ जो फाइनेंसेस जाते थे वो सब रुक गए, और उससे डेवलपमेंट, उसमें 7 स्टेट्स ऐसी हैं कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं। ये बताने का मतलब ये हुआ कि खास तौर पर ऐसी स्टेट जहाँ कांग्रेस सरकार चला रही है, वहाँ पर उनके ऊपर खास मेहरबानी करके मौजूदा सरकार इस तरह से काम करना चाहती है कि उनका डेवलपमेंट रुक जाए, उनको परेशानी। और मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी में बहुत घातक बात है कि आप लोगों से उसका बदला लेने लगे हैं। जिन लोगों ने आपको वोट दिया है या जहां पर आपकी सरकारें हैं, तो पॉलिटिकल राइवलरी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज से होती है, ना कि आवाम से। आपने देखा कि कुछ जगहों पर ऐसा हो रहा है, उसकी तरफ भी कांग्रेस प्रेसिडेंट ने तवज्जो दिलाई है। और मैं समझता हूं कि मौजूदा सरकार को भी ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि अगर सारे चीफ मिनिस्टर, चूंकि मोदी जी अक्सर ये बात करते हैं कि स्टेट्स को मजबूत करने की जरूरत है, स्टेट्स को ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी देने की बात है। जब कोल ब्लॉक का मामला आया और वो आउटन उसका किया गया तो कहा गया कि सारा पैसा स्टेट्स को जाएगा। ये अलग बात है कि वो पैसा अगले 30 साल में पहुंचेगा वहां पर, और वो कितना पहुंचेगा कितना नहीं पहुंचेगा तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उसकी पब्लिसाइज करके ये बताने की कोशिश की गई कि मौजूदा सरकार स्टेट्स का बड़ा ध्यान रख रही है, और हम ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ये गलत है। आरपी सिंह साहब, इस सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बहुत स्पष्ट रूप से और बहुत सीधे तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया और कहा कि जो केंद्रीयकरण हुआ है, जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स हुआ है, वो अनप्रेसिडेंटेड है, अभूतपूर्व है, ऐसा कभी नहीं देखने को मिला। और आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी पर ये इल्जाम लगाती थी यूपीए सरकार के दौरान कि साहब सोनिया गांधी जो है वो एक पैरेलल सत्ता चलाती हैं, जबकि मनमोहन सिंह वो नाम मात्र के प्रधानमंत्री हैं। अब यही चीज आपके बारे में कही जा रही है, और जो मीम अफजल साहब ने बात कही, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, दो बातें समझिए। मीम अफजल साहब ने एक बात तो मानी कि जो खदानों से जो पैसा आएगा वो स्टेट्स को जाएगा। वो अब वो 30 साल की बात कह रहे हो, ऑब्वियसली जितना जो समय जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे जाएगा स्टेट्स को। ये आज तक हुआ नहीं कभी, पहली बार होने जा रहा है। उससे पैसा पहले भी जाता था, आपका कहने का मतलब है ज्यादा जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली, मतलब ऐसा नहीं है पहले नहीं जाता। हाँ सर, बड़ी मेहरबानी आपकी। अब चलो, आपने शुक्र अब ये भी मान लिया कि पहले से ज्यादा जाएगा। जी, पहले मतलब आपका दावा है। शुक्रिया साहब, आपने ये मान लिया कि पहले से ज्यादा जाएगा। चलिए, आप ही माने, मैं तो नहीं कह रहा, आप ही मान लें। फिर 14 प्लानिंग कमीशन के रिकमेंडेशन मानते हुए 32 से 42% किया, ताकि पैसा बढ़े, वहाँ पे काम बढ़े, वहाँ पे लोगों को सुविधा हो। अगर इस फेडरल स्ट्रक्चर में विश्वास करने की बात कोई और कर नहीं सकता। ये पहली बार हो रहा है देश के अंदर, और पूरी स्वतंत्रता दी जा रही कि वो अपने बजट को अपने रंग से प्लान करें, उसकी चिंता करें, अपने लोगों की खुद चिंता करें। ये कहना किसी का गला घोंट रहे हैं, ये ठीक नहीं बात। और जहाँ तक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात है, आज अगर पावर सेंट्रलाइजेशन की, अगर इनकी बात मैं मान भी लूँ एक बार, तो वो प्रधानमंत्री कार्यालय में है, एक डेमोक्रेटिक नॉर्म से जीता हुआ प्रधानमंत्री के सिस्टम में है, एक सरकार के सिस्टम में है। वो कोई बाहर सिस्टम, सरकार के सिस्टम से बाहर से कोई रिमोट कंट्रोल से वाला काम तो नहीं हो रहा, कोई पटकी जा रही उसके हिसाब से कोई मामला तो नहीं हो रहा। वो तो जो सरकार बैठकर वहाँ प्रधानमंत्री, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, वो लोगों, देश के मेंबर पार्लियामेंट ने चुनकर अपना प्रधानमंत्री उनको चुना है, लोगों ने उनको प्रधानमंत्री चुना है। वो अगर प्रधानमंत्री कार्यालय में कुछ चिंता करते हैं और देश को आगे बढ़ाने की चिंता करते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। नहीं, लेकिन साथ ही जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि ऑर्डिनेंस के जरिए भी काम करने की कोशिश कर रही है आपकी सरकार। ये कोई पहली बार ऑर्डिनेंस नहीं आ रहे देश के अंदर। ये तो नहीं पहली बार ऑर्डिनेंस लगे हों दिल्ली में, या देश के अंदर पहली बार ऑर्डिनेंस आ रहे हैं। इससे पहले भी कई विषयों पर कई चीजों पर ऑर्डिनेंस आए। राज्यसभा के बहुमत का एहतराम नहीं कर रहे। मैं ये पहली बार तो ऑर्डिनेंस नहीं है ना। ये जो पहली बार किसी मामले में पहली बार ऑर्डिनेंस आया, कितनी बार कैसे किस मामले में ऑर्डिनेंस है, वो पहले भी है। अब ये ठीक है कि हमको एक चीज लानी है, उसके लिए हम चिंता करें। जब तक उसके ऊपर हम उसका राज्यसभा और लोकसभा में उसको पास होगा, जब तक वो कमेटी से निकल कर आएगा, जब तक ऑर्डिनेंस के रूट से उसको चलाएंगे। परंतु ये नहीं है कि हम राज्यसभा लोकसभा को उसको हम उनके मैंडेट को डिसरिगार्ड करें। लेकिन लोग सवाल करते हैं कि ये भूमि अधिग्रहण अध्यादेश, इसकी इतनी जल्दी क्यों है आपको? नहीं, इसमें देश भर में बहस हो, फिर उसके बाद में हो, ये संसद में बहस के बाद पारित हो। इसमें खूब सारी बहस 2013 में हो चुकी है पहले भी जी। उसके बाद ये उसको सिर्फ मैं तो इनकी बात को बढ़ा रहा हूँ। उसी अध्यादेश को अगर हमने उसी कानून को हमने और बेहतर किया, और इनके ही मुख्यमंत्रियों की कुछ रिकमेंडेशन थी, उसके हिसाब से हमने उसको आगे बेहतर किया, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इन्हीं के मुख्यमंत्री की रिकमेंडेशन थी, कांग्रेस के लोगों की रिकमेंडेशन थी, हमारे लोगों की रिकमेंडेशन थी, तो हमने उसके अंतर्गत उसको बेहतर किया, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। विनोद शर्मा साहब, सवाल यहाँ ये उठता है कि 1 साल हो गया, 1 साल के बाद मुख्य विपक्षी दल को जिस तरह के आक्रामक तेवर अपनाने चाहिए वो
कुछ अपनाने लगी है कांग्रेस पार्टी। लेकिन लोग सवाल ये कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी उसी तरह से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यूपीए शासन के दौरान में एक विपक्षी दल का रोल अदा किया करती थी, वो रोल अदा कर पाएगी और क्या जमीन से ऊपर उठ पाएगी? क्योंकि जिस तरह से जिस बुरी हार का सामना करना पड़ा था साल भर में, उसके बाद से उसके अस्तित्व पर ही सवालिया निशान उठने लगे थे। नहीं, वो बात सही है, लेकिन वो सवालिया निशान थोड़े से प्रीमेच्योर थे। कुर्बान, आप मानेंगे इस बात को कि कोई भी पार्टी जिसकी इतनी लंबा जीवन काल हो और जिसका भारत के इतिहास के साथ, जिसका इतिहास स्वयं का भारत के इतिहास से इतना इंटेग्रेटेड हो, उस पार्टी को उखाड़ के फेंक देना मैं समझता हूं बहुत मुश्किल काम है और आसानी से नहीं किया जा सकता। वोटर्स से काफी बावजूद इसके ये बात अलग है कि वो पार्टी खुदकुशी के मोड में हो, तो ऐसा नहीं हुआ करता। तो इसलिए उस हद तक, हालांकि हर पार्टी को अपना स्लोगन देने का अधिकार है, तो भाजपा का जो स्लोगन था कि कांग्रेस मुक्त भारत, वो उस हद तक मैं समझता हूं थोड़ा सा पॉलिटिकली अनसब्सटेंशिएटेड था, पर अपना लोग करते हैं, ऐसी नारे दिए जाते हैं जी। लेकिन जो मेन मुद्दा जो आज के दिन 1 बरस के बाद भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के संदर्भ में उठ रहा है, वो ये है कि ये जो इनका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ये कितना ईमानदार फेडरलिज्म है। अब जैसे हम आज अभी बात कर रहे हैं, तो दिल्ली के लॉ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, और सवाल उठाए जा रहे हैं, यही माह था जब इमरजेंसी लगी थी 26 तारीख कुछ 75 में, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि इमरजेंसी जैसा माहौल हो गया। सच या गलत, ये भी एक नारा है। अब जनता डिसाइड करेगी कि ये अरेस्ट सही थी या गलत थी, या कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन ये मामला अगर कोर्ट तक सीमित रहता तो अच्छा रहता, वो बात अलग है। दूसरी बात जो उठाई जा रही है वो ये है कि इस नई सरकार की जो सोशल पॉलिसीज है वो कितनी सार्थक हैं और वो कितनी, मैं समझता हूं, सशक्त है कि जो लोग इनके भीतर से ही उठ के उनको ललकारते हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकें। और इसमें जैसा कि कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस में ये बात उठाई गई, प्रधानमंत्री की तरफ से जो पहल होती है, उन्होंने बयान दिए हैं। उन्होंने एक विदेशी मैगजीन को कहा कि टेररिज्म कैन नॉट बी लिंक्ड टू रिलीजन, और भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है सबका साथ सबका विकास। लेकिन बावजूद इस नारे के, जो 2014 का इलेक्शन था, वो एक वोट अपार्थाइड थ्रू वोट था। जैसे कि वो जो वोट ऐसा पड़ा कि जो एक बड़ी अक़लियत इस देश में है, उसकी नुमाइंदगी बहुत कम हो गई हमारी पार्लियामेंट में। और उसके बाद ये अपेक्षा की जाती थी कि जो पार्टी इलेक्ट हुई है वो तत्पर होकर उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देगी। और आज के दिन वो माहौल नहीं है कि जहां पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचा। देखिए, मुझे लग रहा है ये कि जो नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट है, जिसमें इंडियन स्टेट का कोई धर्म नहीं है, तो सब धर्म उसकी नजर में बराबर है, उस पे थोड़ी सी शक और शुबहा पैदा हो रही। तो क्या वो नेचर जो है वो कहीं बदलने की कोशिश तो नहीं हो रही? मैं नहीं कह रहा हूं कि हो रही है, लेकिन ये सवाल उठ रहे हैं। प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी का क्या भविष्य देखते हैं आप इस मौजूदा सूरत हाल में? और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की गतिविधियां चल रही, चाहे मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हो या आम जनता के बीच राहुल गांधी का जाना हो या किसानों के मामले को उठाना हो, मजदूरों के मामले को उठाना हो, पार्टी अपना खोया हुआ आधार वापस कर पाएगी? काफी तक तो आ रहा है, क्योंकि देखिए इसमें जो मुझे लगता है गलती है वो भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज्यादा है। क्योंकि इसका कारण है, आपको याद होगा जब वाजपेयी के जमाने में अद्वानी ने एक चीज कहा था कि नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस, भाई तुम एक ही दफा राज कर रहे हो और जो बाकी लोग इतने साल राज किया उसको तो आप नकार नहीं सकते। तो एक जो कंटिन्यूटी होती है उसको मुझे लगता है सबको स्वीकार करना चाहिए। जैसे अभी जो प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए, वो इंदिरा गांधी का नाम ले लेते तो उसमें कुछ बुराई नहीं होता, अच्छा ही होता है। एक बाईपार्टीजन फॉरेन पॉलिसी और जो बोलते हैं कंसेंसस जो पॉलिसी है वो मेन स्टे होता है लोकतंत्र का, और उससे हम काफी दूर हट चुके हैं। जैसे ये कांग्रेस मुक्त भारत, ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि पार्टीज नहीं होगी तो आपकी लोकतंत्र चलेगी कैसे?
तो म्यूचुअल रेस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज है, और पॉलिसी डिस्कशन हो, पार्लियामेंट बहुत अच्छी तरह चले। और सबसे देखिए जो जमीन का बात है ना, 2 बीघा जमीन, ये बड़ी सेंसिटिव इश्यू है हिंदुस्तान में, आज से नहीं पहला दिन से है। क्योंकि उधर आप देखिए, पहले तो जो स्टैटिस्टिक्स है 8% खाली जो प्रपोजल्स है वो जमीन के लिए रुकी हुई है। फिर आपको इतना जल्दी क्यों है? और उसके लिए जो लोगों की शंका है वो तो दूर आप नहीं कर रहे हो, और आप ऑर्डिनेंस के बाद ऑर्डिनेंस ला रहे हो। और एक जो एक्ट 2013 में बनी थी उसको आप 2-3 साल देख लेते, फिर लोगों को समझाते। तो मुझे लगता है ये अननेसेसरी हरी कुछ कुछ चीजों में, और कुछ कुछ चीजों में जो अभी तक इनिशिएटिव कुछ खास नहीं है, और जो सोशल सेक्टर को जो इग्नोर कर रहे हैं वो हमारे जैसे देश में वो उसका तालमेल नहीं बैठ रहा है। मुफस्सिल साहब, आपकी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि आप सत्ता भोगी लोग हैं और संघर्ष करने से बचते रहे हैं, और जब संघर्ष करने की बात आती है तो वो जज्बा दिखाई नहीं पड़ता जो जनता देखना चाहती है। तो वो स्वरूप आपकी पार्टी कब तक अपना पाएगी? कुछ लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए अगले रोज से हम संघर्ष शुरू कर दें। जी, मेरा ख्याल है ये अप्रोच गलत है। डेमोक्रेसी में जो भी पावर में आता है उसको पहले काम करने का मौका दिया जाता है। 1 साल तक हमने कोई ऐसा बड़ा संघर्ष करने का कोशिश नहीं किया कि हम सड़कों पर उतर आए हों, हमने हंगामे किए हों। वो वक्त अभी भी नहीं आया है, अभी और आएगा। और उस वक्त में हम कांग्रेस पार्टी के बारे में जो ये गलत धारणा है कि वो सत्ता भोगी पार्टी है और अब वो शायद सड़क पर नहीं आ सकती, अगर जरूरत पड़ेगी, हो सकता है कि देश में जरूरत ना पड़े, बहुत अच्छा काम करें, हमको शायद सड़कों पर ना आना पड़े, हम तो ऐसा चाहते हैं जी। लेकिन अगर ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा तो आप देखेंगे ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने आजादी की लड़ाई सबसे आगे बढ़कर के लड़ी थी जी, वो इस लड़ाई को भी आगे बढ़कर के लड़ेगी। ठीक है, मैं सिर्फ इतनी बात पे अपनी बात खत्म करूंगा कि आज का जो सम्मेलन है वो कांग्रेस पार्टी के तमाम वर्कर्स को, तमाम लोगों को और इन स्टेट्स को खासतौर पर एक नई दिशा देने का काम करेगा, और ये साबित करेगा कि देश के अंदर एक मजबूत अपोजिशन मौजूद है, ना सिर्फ ये कि स्टेट्स के अंदर बल्कि सेंटर के अंदर, बल्कि सब जगह पर एक कांग्रेस का अस्तित्व जो है वो अपनी जगह है। और जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि कुछ लोग जो ये ख्वाब देख रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, मेरा ख्याल है उनका ख्वाब कभी जिंदगी भर पूरा नहीं हो सकता। जी, आरपी सिंह साहब, कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही है, 350 से लेकर के 410 सीटें तक पार्टी जीतती रही है संसद में, हमने देखा। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष की आवाज को कभी दबाया नहीं गया, और बल्कि जो विपक्ष के नेता होते थे, खास करके अटल बिहारी वाजपेयी, मधु दंडवते, पीलू मोदी, भूपेश गुप्ता, इन सब की बातों को, ज्योतिर्मय बसु, इंद्रजीत गुप्ता, उनको काफी वजन दिया जाता था। और ये कोई भी फैसला करने से पहले संसद में व्यापक बहस मुबाहिसा किया जाता था। लेकिन आपकी पार्टी के बारे में, आपकी सरकार के बारे में ऐसी राय नहीं बन पा रही, तो क्या आप लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते? पहले बात तो जो ये बार बार विषय आ रहा है कांग्रेस मुक्त भारत, ये कांग्रेस मुक्त नहीं था, ये स्कैम मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात थी, जिसके कारण से जो कांग्रेस उसका एक पर्यायवाची नारा यही था, कांग्रेस मुक्त भारत। हाँ, कांग्रेस और भ्रष्टाचार और स्कैम एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए, इसलिए वो कांग्रेस मुक्त भारत हो गया इसके विषय। और जहां तक बीच में विनोद जी ने कहा कि सोशल पॉलिसीज के ऊपर मैं माफी चाहूंगा, बिल्कुल स्पष्ट है, प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, उसको लागू भी कर रहे हैं। और सोशल पॉलिसी सर ये नहीं कि सोशल फैब्रिक, सोशल सिक्योरिटी भी आज देश में पहली बार गरीब आदमी के लिए इंश्योरेंस और पेंशन की बात हो रही है, ये पहली बार सोशल सिक्योरिटी के ऊपर बात हो रही है, ऐसा नहीं है। और हाँ, अगर मैंडेट अपार्थाइड हुआ तो उसकी भी चिंता हो रही है, इसकी ये चिंता मत करें, और कहीं देश में ऐसी कोई भावना होने नहीं दी जाएगी, ना होगी इस प्रकार की मामला। यहाँ किसी भी वर्ग के किसी भी व्यक्ति को, किसी संप्रदाय के किसी व्यक्ति को, या किसी वर्ग को, संप्रदाय को चिंता करने की जरूरत पड़ेगी। ये प्रधानमंत्री का बड़ा क्लियर और बिल्कुल स्पष्ट कमिटमेंट है, इसमें कहीं होने वाले नहीं। एक टिप्पणी थोड़ी मैं जरूर करना चाहूंगा, विनोद जी ने तोमर का जिक्र किया, मैं माफी चाहता हूँ, दिल्ली का कानून मंत्री, उसकी अगर डिग्री फर्जी हो और उसके बार काउंसिल ने उसके खिलाफ मामला बढ़ा दिया हो, उसके बाद वो आप चाहेंगे दिल्ली का कानून मंत्री कोई ऐसा हो जिसकी जो कानून की फर्जी डिग्री लेकर कानून, उसकी कानून की जो पढ़ाई की डिग्री फर्जी हो, तो कैसा कानून मंत्री चल रहा होगा। और उसमें पुलिस ने जो एक्शन लिया होगा, पुलिस के अपने उसमें उस पर नहीं जा रहे हैं, विषयांतर हो रहा है। विनोद शर्मा साहब, आपकी आखिरी टिप्पणी, बहुत समय कम है, कि कांग्रेस पार्टी का क्या भविष्य देखते हैं आप? कांग्रेस पार्टी ने ये तो साबित काफी हद तक किया है कि अभी उसके शरीर में जान है, और जैसा कि प्रोफेसर साहब बोल रहे थे कि राहुल गांधी सक्रिय हुए हैं अपनी विदेश यात्रा से वापस आने के बाद, ये अच्छी बात है। हम किसी भी देश में, भले ही आज के दिन अगर पहले कांग्रेस पावर में थी तो हम एक
सशक्त विपक्ष देखना चाहते हैं, हमेशा होना चाहिए। द ऑपोजिशन मेक्स अ गवर्नमेंट बेटर, जैसा कि पुरानी कहावत है। लेकिन सबसे बड़ा टेस्ट राहुल गांधी के लिए इलेक्शन जीतना है। देखिए, राजनीति में नेता वही होता है जो इलेक्शन जीतता है। चलिए, नेता वो नहीं होता जो सिर्फ भाषण देता है या पार्लियामेंट में आपकी इंटरवेंशन इसी करता है। टिप्पणी के साथ हम इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ है, आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल होने के नाते एक रचनात्मक भूमिका निभाएगी और इससे देश और लोकतंत्र मजबूत होगा। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।